गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और ये जो है आपका सीटीपी का क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने सीटीपी के एक वीडियो इसी पेपर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और ये जो है लास्ट सीटेट एग्जाम जो हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है। और इससे संबंधित जितने भी जो है क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, इससे आपको एक आइडिया मिलेगी किस प्रकार से जो है अभी हाल फिलहाल में जो है सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो शुरू कर 8 फरवरी का आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और जितने भी जो है वीडियोज अभी तक अपलोड हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसे भी जरूर देख लें। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है। करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 15 तक हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, आज क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो देखिए, बाहरी अभिप्रेरणा यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है उससे संबंधित जो है कौन सा जो ऑप्शन है इसमें वो सही वर्णन इसका करता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि बाहरी अभिप्रेरणा होता क्या है। जैसे कि हम विभिन्न वीडियोज को देखते हैं, विभिन्न जो है मोटिवेशनल कोट्स को सुनते हैं, शायरीज वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। इससे जो है हमें कुछ जो है हमें जो है कुछ मोटिवेशंस मिलते हैं अपने पढ़ाई के प्रति या अपने जो भी कार्य आप करते हैं उसके प्रति। तो ये सभी जो है बाह्य मोटिवेशंस होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो बाह्य मोटिवेशंस होते हैं ये कुछ पलों के लिए ही बस होते हैं, कुछ क्षण भर के लिए होते हैं। ये जो है आपको हमेशा जो है मोटिवेट नहीं रख सकते। और यदि आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, यानी आप जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तो आप जो है किसी भी कार्य के प्रति पूरा तरह से अपना आप समर्पित रहेंगे और अच्छे से जो है उस कार्य में आप 100% दे पाएंगे, ठीक है। और कोई भी आपको बाहरी अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पे कोई भी मोटिवेशंस की, कोई भी कोट्स की, कोई भी जो है आपको शायरी की या किसी की बातों की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे जो है करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जो है मंजिल कहाँ है, आप सब कुछ जानते हैं और आप उस रास्ते में चल पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न की यदि बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है। तो बाहरी अभिप्रेरणा आप समझ गए होंगे, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। तो देखिए, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, ये इंटरनल मोटिवेशन होता है, ठीक है। यानी कि आप जो है इंटरनली जो है मोटिवेटेड है, तभी जाकर जो है आप व्यक्तिगत रूप से जो है संतुष्टि की भावना आपके अंदर से आएगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत आनंद की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, आंतरिक कारक से आंतरिक मोटिवेशन, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो हमारे वातावरण है, जो हमारे जो लेक्चरर्स हो सकते हैं या जो भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ठीक है, उनसे जो है हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है वातावरण से हमारे जो परिणाम मिलते हैं उसी को जो है बाहरी अभिप्रेरणा कहा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम जो है किसके बारे में नहीं है पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न को कभी भी ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डार्क जो है बोल्ड लेटर कर दिया गया है नहीं वाला शब्द को। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण, कौशल का विकास, जानकारी को रटना। तो देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या होता है कि आप जो है जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको सीख रहे हैं, आप उसको जो है कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है हम अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है आपका कौशल का विकास होगा, आपका ज्ञान का निर्माण होगा, ठीक है। और आप अवधारणाओं को समझ पाएंगे। यदि आपने अवधारणा को समझ लिया है तो आप उस कार्य को कभी भी कर सकते हैं, और क्योंकि आपने जो है उसका जो है पूरा तरह से नॉलेज ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम में अवधारणाओं को समझना बिल्कुल सही है, ज्ञान का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है, कौशल का भी विकास होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जानकारी को रटना ये जो है अर्थपूर्ण अधिगम में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अर्थपूर्ण अधिगम में रटने वाला काम नहीं होता है, बल्कि अवधारणाओं को समझकर और उसको जो है अपनी जीवन में जो है लागू करना जो है सबसे बड़ी वहां पे
कार्य होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, जानकारी को रटना करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। तो देखिए, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो देखिए, विकास के संदर्भ में, ठीक है, विकास से संबंधित ये प्रश्न है। तो एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, ठीक है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कौन सी अवधि कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, कूट लेखन यानी कि एनकोडिंग अवधि, प्रोत्साहन अवधि। तो देखिए, ये जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, चुनौतीपूर्ण अवधि। ठीक है, ये जो है उस विकास के लिए, विकास यानी जो किसी भी जो है कौशल का विकास के लिए जो है ये एक चुनौतीपूर्ण अवधि होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, चुनौतीपूर्ण अवधि। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। यहाँ पे अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, अभिकथन को देख लेते हैं और फिर कारण को देखते हैं। तो देखिए, अभिकथन में दिए गए हैं, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षकों को जो है छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या शिक्षकों को जो है छात्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए? यदि शिक्षक जो है छात्रों से दूर रहेंगे तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे, बच्चे जो है कैसे उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे? तो ये तो बिल्कुल भी गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, गलत जो है यहाँ पे अभिकथन दिया गया है। और पूरी तरह से जो है उन पर जिम्मेदारी डाल देना, प्राथमिक शिक्षा की अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी, यानी कि जो भी जो बेसिक जानकारी लेना होता है, जो भी सीखने से संबंधित, उसे जो है आप पूरी तरह से जो है बच्चों पर आप जो है जिम्मेदारी उन पे डाल देंगे। आप जो है इसमें कोई रोल नहीं निभाएंगे, कुछ उनको बताएंगे नहीं, तो कैसे सीखेंगे? तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभिकथन जो है गलत दिया गया है। बल्कि शिक्षकों को जो है छात्रों से कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए, बिल्कुल भी छात्र जो है उनसे डरे नहीं और उनसे जो है खुलकर प्रश्न करे, खुलकर बातचीत करे, जो भी उनके मन में जो जिज्ञासा आ रही है वो खुलकर जो है अपनी बातों को रख सके। इस प्रकार से जो है शिक्षक को रहना चाहिए, जैसे कि जो है वो एक जो है उनका जो है गाइड के रूप में होना चाहिए। वो जो है उनकी लाइफ के लिए, आगे उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो गाइड के रूप में वहाँ पे कार्य करे, और जहाँ पे भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे जो है वो हेल्प करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दूरी बनाकर रखना बिल्कुल भी गलत है। तो कारण देख लेते हैं क्या है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। क्या ये सही है? देखिए, कारण भी यहाँ पे गलत दिया गया है। अब क्यों गलत है, ध्यान से सुनिएगा। लोकतांत्रिक वातावरण यानी कि वहां पर जो है सभी प्रकार के बच्चे जो है एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और एकाधिकारवादी वातावरण में जो है बच्चा जो है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ना तो वो उसमें जो है उसका सामाजिक विकास हो पाएगा और ना ही कोई अन्य विकास उसका हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चों का जो है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये सभी विकासों के लिए जो है एक लोकतांत्रिक वातावरण होना बहुत ही आवश्यक है। जब विभिन्न बच्चे जो आर्थिक पृष्ठभूमि से पिछड़े हुए बच्चे हैं या पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, या जो दिव्यांग बच्चे हैं या और सामान्य बच्चे हैं, ये सभी जो है एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा जो है विद्यालय में दिखती है, तो वहां पर जो है एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है और वहां पर जो है कठोर अनुशासन नहीं होती है। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हुए, खुद से कार्य करते हुए सीखते हैं, अधिगम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे अच्छा माना जाता है बच्चों की जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अधिगम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एकाधिकारवादी वातावरण जो है सही नहीं माना जाता है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अभिकथन और कारण दोनों गलत दिए गए हैं, तो करेक्ट देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 है।
देखिए ये जो है हम लोग का 14 दिसंबर का 2024 का पेपर है, ठीक है। और इससे संबंधित हम लोग जितने भी जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं उसे हम पूरा जो है वीडियो वाइज आपके लिए कवर करा देंगे। और साथ में इसी प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर रखे हैं। एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026, ठीक है। चैनल पर बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट में विजिट करके पिछले और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे भी देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है आपको आइडियाज मिलेंगे किन किन पोर्शन से जो है, किन किन चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आते हैं, और इससे जो है आपकी एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सीटेड एग्जाम में, तो इसी कारण से जो है आप थोड़ा बातों को ध्यान दीजिए और प्लेलिस्ट विजिट करके पिछले जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं उन सभी वीडियोज को भी देख लीजिए। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन हम लोग 20 कर रहे थे, 20, ठीक है। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है? तो सामाजिक संचार में, ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन में जो है चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मस्तिष्क पक्षघात में, स्वलीन क्रम विकार में, अधिगमात्मक विकलांगता में, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका स्वलीन क्रम विकार में, ठीक है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसमें जो है, तो ऑटिज्म में जो है, ऑटिज्म भी सिर्फ आपको दिया जा सकता है और कभी भी जो है आपका हिंदी में भी जो है ऑटिज्म ही लिख कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वाला नाम भी इसका याद रख लेंगे, पूरा नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऑटिज्म वर्ड आप याद रखिएगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि स्वलीन क्रम में विकार में जो है होता क्या है कि सामाजिक संचार में जो है बच्चों में दिक्कतें आती है, वे जो है दूसरे से बातचीत करने में, संवाद करने में उन्हें कठिनाई हो सकती है, और जैसे वो जो है एक ही व्यवहार को बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है, एक उनका जो है रुचियां जो है असामान्य हो सकती हैं। तो इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो खास करके जो है सामाजिक संचार में प्रॉब्लम आती है, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है, एक ही बात को बार बार दोहरा कर बात करेंगे, इस प्रकार से जो है प्रॉब्लम उनमें आती है। तो सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है? तो वो स्वलीन क्रम विकार में, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म भी आपके ऑप्शन में हिंदी में भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन सेकेंड राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 22 है हम लोग का, 21 है, ठीक है, 21 अभी नहीं किए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे देखिए समीप दूराभिमुख यानी कि आपका जो है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है विकास का, इसमें जो है होता क्या है, सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास करें। समीप दूराभिमुख में सिद्धांत में जो है जो डेवलपमेंट जो होती है, जो विकास जो होता है शरीर का, यानी कि शारीरिक विकास जो होती है वो केंद्र से होती है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होती है। इस विकास के अनुसार से जो है ये होता है कि केंद्र से जो है, केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होती है, जैसे कि हम भ्रूण में देखते हैं, सबसे पहले जो है बच्चों का जो है केंद्र विकसित होता है, उसके पश्चात जो है उनका जो है दूसरे हिस्से जो है बॉडी के बनते हैं, ठीक है, यानी कि आंतरिक जो सिस्टम है वो पहले बनता है, धीरे धीरे जो है बाहरी पोर्शन जो है वो शरीर का बनता है, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो सकता है, ये दूसरे उदाहरण से आप समझना चाहिए दोस्त। जैसे देखिए कोई जो बच्चा है पहले जो है अपने शरीर और बड़ी वस्तुओं को पकड़ने में जो है वो सक्षम होता है, अपने शरीर को नियंत्रण करने में और फिर बड़ी वस्तु को पकड़ने में सक्षम होता है। इसके बाद से जो है छोटी जैसे कि उंगलियों का काम हो, जैसे कि पेंसिल को पकड़ना, ठीक है, बटन बंद करना, ये सभी जो है वो बाद में कर पाता है। यानी कि जो उसका जो है स्थूल गति कौशल का विकास सबसे पहले होती है, उसके पश्चात सूक्ष्म गति कौशल का उसका विकास होती है, ठीक है। और ये जो है समीप दूराभिमुख सिद्धांत में ये कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपने समझ लिया है समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़ुआ अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं।
तो क्या ये जो है स्पष्ट करता है? नहीं, ये गलत है। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट होगा। और थर्ड यदि देखा जाए, बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकास होता है। खड़े होने से पहले बैठने नहीं, ये नहीं होगा। विकास बहुत दिशात्मक और बहुआयामी होता है। तो इससे जो है इस सिद्धांत का कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, तो प्रतिनिधित्व तो कर रहा है ऑप्शन सेकेंड। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, तो मोतियों को धागों में पिरोने से पहले जो है बच्चे क्या करते हैं, गेंद को पकड़ने की क्षमता वो विकसित कर पाते हैं। तो जैसे कि बताया गया है कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत में इसमें जो है बताया गया है कि केंद्र से पहले जो है डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से होता है, स्टार्ट होता है, और फिर जो है बाकी हिस्सों में यानी कि बाहरी हिस्सों में जो है बाद में विकास होता है। तो इसमें जो है इसके अनुसार से जो है बच्चे जो है जैसे गेंद को पकड़ना जो है बच्चे जो है हाथ से पकड़ना होता है, तो बच्चे पहले ही सीख जाते हैं। ठीक है, और बाद में जो है वो छोटी काम जैसे कि मोतियों धागों में पिरोना जो है ये उंगलियों का काम हो गया। ठीक है, तो बाद में उनका जो है उंगलियों का विकास होता है। तो इसके अनुसार से जो है इस सिद्धांत का जो है यह प्रतिनिधित्व तो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो शिक्षक जो है बच्चों के समस्या समाधान करता होता ही है। जो भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो भी उनके मन में जिज्ञासा होती है, वो शिक्षक से ही पूछते हैं। और शिक्षक यदि फ्रेंडली हो तो और उन्हें जो है आसानी होती है बच्चों को अपने मन की बातों को रखने में, जो भी उनके अंदर जिज्ञासा है उसको रखने में। जो भी प्रश्न वो पूछना चाहते हैं वो डर के मारे पूछते नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बल्कि वो खुलकर जो है प्रश्नों को पूछते हैं। तो समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। तो क्या समस्या को जो है एक विशिष्ट तरीकों से हल करने से जो है बच्चा का जो है सहायता होगा? नहीं, कोई एक तरीका से नहीं, ये गलत हो जाएगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो समस्या से संबंधित जानकारी जो है जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे देखिए, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर यदि ध्यान केंद्रित किया जाएगा तो समस्या का समाधान सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी गलत है। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वास पूर्वाग्रह को पुष्टि करे। तो ये तो आपका हो जाएगा बिल्कुल भी गलत। ठीक है, पहले से जो मौजूद विश्वास है, पूर्वाग्रह है, उस पर पुष्टि करें तो ये जो है उस पर ध्यान देना जो है सही नहीं होगा। ठीक है, बल्कि नए जो है नवीनता यानी कि नए तरीकों से जो है समस्या को हल करने का प्रयास वहाँ पे शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका इसमें जो दिया गया है वो हो सकता है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। तो छोटे छोटे जो है समस्याओं के रूप में जो है उसे बांट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है उसे विभाजित कर दिया जाएगा, तो उस समस्या को समझने में आसानी होगा और उसको हल ढूंढने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो इस शिक्षक जो है इस प्रकार से बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं प्लीज कमेंट किया करिए और वीडियो को लाइक भी करें। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 23 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन 23 में अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन में क्या है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन में जो है कहा गया है कि जब शिक्षक होते हैं उन्हें जो है खुद को जो है शिक्षार्थी के दैनिक जीवन, ठीक है, जो शिक्षार्थी जो है दैनिक जीवन में जो देख रहा है, जो जिन चीजों का प्रयोग कर रहा है उससे संबंधित जो है
और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हुए जो है यानी कि शिक्षा देना। ठीक है, तो शिक्षक जो है जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो है किसी बच्चे की जो है कल्चर जो है वेशभूषा है उससे संबंधित कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं पढ़ाने के दौरान, यदि जो कुछ रिलेटेड उससे आ जाता है तो, या जो बच्चे जो है दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उससे संबंधित बातचीत करना। ठीक है, उससे संबंधित बच्चों को जो है बातें बताना, ये सभी जो है एक प्रभावी शिक्षक जो है करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे अभिकथन जो है दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। कारण देखा जाए सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए सीखना जो है एक सामाजिक संदर्भ में होता है। कोई भी चीज सीखना है तो बच्चे जो है ग्रुप में बटे हुए हैं, तो वे जो है एक दूसरे से बातचीत करते हुए कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत कुछ जो है उनका सोशल डेवलपमेंट भी उस सीखने के साथ साथ जो है उनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, और बच्चों को जो है इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक शिक्षक का जिम्मेदारी बनता है, और साथ में जो है उसको उनकी जो दैनिक जीवन है उनमें जो है नैतिक मूल्यों का विकास करना, उसमें जो है सभी क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, ये जो है एक शिक्षक का जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे देखिए देखा जाए तो दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही दिया गया है और इसका व्याख्या भी सही है। तो करेक्ट जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। लॉरेंस कॉलबर्ग ने तर्क दिया है कि, तो देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या तर्क दिया था। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इन्होंने जो है यह बताया है कि बच्चों का जो नैतिक विकास होता है वो 6 चरणों में होती है। ठीक है, और 6 चरणों में जो है बच्चों का नैतिक विकास का होता है, इन्होंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। तो देखिए इनके अनुसार से जो है नैतिक विकास जो है वो क्रमिक चरणों में होता है, जैसा कि मैंने अभी भी आपसे बताया। इन्होंने 3 स्तर के बारे में बताया है और जिसमें जो है 6 चरण है, और इन 6 चरणों में जो है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार से जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो क्या अनुभव करते हैं? सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। ठीक है, अधिगम विवशता, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह, जब बच्चों में जो है सीखने के लिए एक उत्साह उत्पन्न होती है तभी जाकर जो है वो बेहतर रूप से सीख पाते हैं। ठीक है, और प्रदर्शन करने के लिए यदि उनके अंदर जो चिंता है तो वो बेहतर रूप से सीख नहीं पाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चिंता व्यवस्था है, यानी कि लर्निंग जो है उनके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, वो जो है जबरदस्ती उनको सिखाया जा रहा है, तो क्या वो बेहतर रूप से सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, यानी कि कोई भी गतिविधि जो है उन्हें दिया गया है तो वो बिना सतर्क हुए जो है कार्य कर रहे हैं, उनका बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं है, वहां पे ध्यान नहीं है, वे सतर्क नहीं है, तो इसके थ्रू जो है वो नहीं सीख पाएंगे, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1 ही। ठीक है, सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह। अगला है क्वेश्चन 26। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश को देते हैं। तो देखिए जो महारत उन्मुखी जो बच्चे होते हैं ये जो है बहुत ही जो है उस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो सफलता को जो है ये अपनी जो है योग्यता और प्रयासों पर निर्भर मानते हैं।
और उनके अनुसार जो है वो मानते हैं कि सफलता जो है योग्यता और प्रयासों पर निर्भर करती है, ठीक है। और यदि असफलता हो रही है तो असफलता के पीछे कारण जो है उनका जो है ये होता है कि सही ढंग से प्रयास ना करना, ठीक है। यानी कि प्रयास जो है उनका पर्याप्त नहीं था, इसके कारण जो है असफलता हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। तो देखिए योग्यता और कोशिश यहाँ पे सही है कि महारत उन्मुखी शिक्षार्थी जो है सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं, लेकिन खराब किस्मत को असफलता का श्रेय नहीं देते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। योग्यता और अच्छी किस्मत को क्या वो सफलता का श्रेय मानते हैं? नहीं, ये भी गलत है। योग्यता और कोशिश को जो है वो जो है सफलता का श्रेय देते हैं, बिल्कुल सही है। और अपर्याप्त कोशिश असफलता के पीछे कारण है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 ही इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश, जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी जो होते हैं, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स, ये जो है वो विद्यार्थी होते हैं जो किसी भी विषय में दक्षता प्राप्त किए हुए होते हैं, ठीक है। और वे जो है ग्रेड और पुरस्कार से परे होते हैं, उनको जो है इन चीजों से मतलब नहीं रहता है, उनको बस रहता है कि मुझे जो है इतना जो है मैं अगर प्रयास करूंगी इतना जो है मुझे चुनौतियां मिलेंगी, तो वो चुनौती को भी जो है वो अवसर के रूप में देखते हैं, ठीक है। और उस प्रकार से वो कार्य को करते हैं, और ऐसा नहीं कि पुरस्कार पाने के लिए या रैंक पाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि वो एक्चुअल में सीखने के लिए और सफलता को हासिल करते हैं वो, ठीक है। और वो असफलता यदि होता है तो उसके पीछे कारण वो जो मानते हैं वो मानते हैं कि उनका जो कोशिश है वो अपर्याप्त रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 27, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो आलंबन यदि समझ में आपको नहीं आए तो इंग्लिश में यहाँ पे देखिए एक ही वर्ड हमेशा आपको दिखेगा वाइगोत्स्की का थ्योरी का, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग, ठीक है। कभी भी दिखे स्कैफोल्डिंग तो समझ जाइएगा। स्कैफोल्डिंग यदि सिंपल वर्ड में सिंपल शब्दों में यदि आप समझना चाहें तो स्कैफोल्डिंग जो है होता है कि आप बच्चों को जो है किसी संकेत द्वारा या किसी भी प्रकार से जो है आप उन्हें मदद कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, या कोई भी उन्हें कंफ्यूजन है तो उन्हें आप जो है कोई संकेत दे रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं या उन्हें सिखा रहे हैं किसी प्रकार से, ताकि वो जो है उस चीज को समझ सके, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से आप हेल्प करना, ठीक है। हेल्प करना सिंपली आप समझ लीजिए, हेल्प करना ही जो है स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आलम्बन दिया हो, पाठ दिया हो, पुनर्फलन दिया हो, बहुत कुछ दिया जा सकता है हिंदी में। आप इंग्लिश में देखिएगा स्कैफोल्डिंग याद रखिएगा। और लेव वाइगोत्स्की ने जो है इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? तो ये तो ऑप्शंस देखने के पश्चात ही पता चलेगा। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी प्रदान करना क्या कहा गया है कि रैंक प्रदान करना जो है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उसके काम के लिए जो है श्रेणी प्रदान करना। यदि रैंक दे देंगे तो क्या वो जो है ये जो है आलम्बन का उदाहरण होगा? नहीं, ये गलत है। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। देखिए स्वतंत्र रूप से जवाब देना ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण ये भी नहीं हुआ। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। नहीं, कौशल का प्रदर्शन स्कैफोल्डिंग नहीं होता है। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। देखिए जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हेल्प करना ही जो है स्कैफोल्डिंग है, यानी कि सहायता प्रदान करना। आपको कहीं भी दिखे आप उसे टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना। तो कोई भी समस्या है, कोई भी कार्य है, उसके छोटे छोटे भागों में तोड़कर जो है उसको किया जाता है तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो है बच्चों को सहायता मिलेगी और उनका जो भी जो उन्हें जहाँ पे भी कंफ्यूजन है, जहाँ पे उन्हें दिक्कतें आ रही हैं उसको जो है आप दूर करते हैं, उन्हें जो हेल्प करते हैं। ये जो है एक आलम्बन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 राइट है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार से सहायता प्रदान करना। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन है 28,
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे स्वयं बात करते हैं आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। क्या जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं स्वयं से बात कर रहे होते हैं, वो जो है जैसे पापा उन्होंने सीख लिया तो बार बार पापा पापा कहते रहेंगे, आप सुने होंगे, ठीक है। और अपने घर में भी अपने बच्चों को देखा होगा, इस प्रकार से जो है वो उनका बिहेवियर रहता है, हरदम वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कुछ जो है ऐसा ऐसा शब्द बोलेंगे जो हम लोग को समझ में अभी नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा जो है बच्चों का बोली बहुत ही प्यारा होता है लेकिन समझना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि उन्हें वयस्क अनदेखा कर रहे हैं क्या, इसलिए जो है वो ऐसा वो करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। यहाँ पे दूसरा देखिए, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, नहीं ये गलत है, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। क्या उनकी सोच अतार्किक है क्या, इसी कारण से जो है वो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, बिल्कुल सही है। तो देखिए बच्चे जो है नए होते हैं दुनिया में और इस दुनिया को जानने का वो प्रयास कर रहे होते हैं, विभिन्न चीजों को देखकर जो है वो सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं और अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट परिवेश में वो रहते हैं, देखते हैं किसी को बातचीत करते हुए तो उन शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं ताकि उस शब्द पे को जो है वो अच्छा से बोल सके, ठीक है, वहाँ पे। और इस और बार बार वो उस शब्द को, चीजों को जो भी वो देखते सुनते हैं, ठीक है। और बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है वो इंद्रियों के माध्यम से सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से जो है चीजों को देखते हैं, सुनते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, जो भी वो देखते हैं दूसरों को करते हैं उसका अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, ठीक है। तो और स्वयं से जो बात करने की बात आती है तो यहाँ पे जो है वो विचार के लिए और आत्मनियमन में सहायता के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका 4, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। तो यहाँ पे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए ये एक स्टेज होता है। कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने इसमें 6 चरणों के बारे में बताया है और किस चरण में जो है ऐसा जो है बच्चे सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रकार से कब जो है बच्चा सोचने लगता है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस है गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, ठीक है। तो करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका पारंपरिक चरण में जो है बच्चे ऐसे सोचते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, पारंपरिक चरण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं, ठीक है, क्या स्पष्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए प्रश्न 30 है आपका, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, तो यहाँ पे देखिए शिक्षक ने पूछा बारिश क्यों होती है, तो ये पूछे जाने पर सिया कहती है, सिया एक विद्यार्थी है यहाँ पर और वो कह रही है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, ठीक है, इसी कारण से जो है बारिश हो रहा है, ठीक है, ऐसा उसका जो है कहना है उस बच्ची का, सिया का, ठीक है। तो ऐसी व्याख्याएं क्या स्पष्ट करती है, आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, यह स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। तो क्या बच्चे जो है तर्क करने में सक्षम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। क्या इससे जो है ये साबित होता है कि बच्चा जो है वो कम सोच सकता है और वयस्क जो है जो उम्र जिसका उम्र अधिक है वो अधिक सोच सकते हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं, ये भी नहीं होता है, गलत है। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वो घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो सकता है। चित्रित करता है कि बच्चों को एक आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण
बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, वो सभी तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। बच्चे जो हैं, जो सिया जो है बारिश के बारे में उन्होंने ये कहा कि भगवान जो है अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, इसी कारण से उन्होंने जो है बारिश कराया। ठीक है, तो ये यह बताती है कि वो जो भी देख रहे होते हैं उनके प्रति उनका जो है एक विचार बनता है और एक कुछ ना कुछ जो है वो समझने का वहाँ पे प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो उस परिवेश के अनुसार से जो है वो जो भी समझते हैं उसने जो है जो भी उसने समझा बारिश के बारे में उसने उसे जो है वहाँ पे बताया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो देखिए हमने सीडीपी के जितने भी प्रश्न थे 14 दिसंबर 2024 के पेपर का उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। साथ में प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाके और भी जो पेपर सॉल्व हो गए हैं सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसे भी जरूर देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।